जब एक लड़की शादी करके किसी नए परिवार में जाती है तो उसके कई सारे सपने होते हैं। अपने पति से, अपने ससुराल से कई उम्मीदें होती हैं। लेकिन सोचिए वही उम्मीद एक बुरा सपना बन जाए। सोचिए कि वो परिवार पर जिसे वो स्वर्ग समझती थी अचानक से नर्क बन जाए। और इसके कारण क्या है? उसके ऊपर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। डोमेस्टिक अब्यूज़ एग्जैक्टली होता क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी? देखो, उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो हमारा क्या कहता है। तो क्या रीजंस है कि शादियों पे विश्वास उठता जा रहा है? रीज़न तो यही है जो देखो आए दिन सोशल मीडिया में आ जाता है या न्यूज़ में आ जाता है कि इसने उसको कर दिया, वहाँ मार दिया, इसमें मार दिया, हस्बैंड को मार दिया। अभी देखो जब इसका हुआ था सोनम वाला जब केस हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अब्यूज़ होता है? भारत में अब्यूज़ एक तो फिजिकल तो होता ही होता है, लेकिन अब उसका जो फिजिकली से ज़्यादा हो गया मेंटल। अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज में जो डिस्प्यूट्स होते हैं क्या अलग अलग होते हैं? बहुत माइनर सा स्लाइड सा डिफरेंस है, सेम ही होता है। एक रेड फ्लैग जो किसी भी रिलेशनशिप में कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि केयर बिकम पॉजिटिवनेस और पॉजिटिव बिकम कंट्रोलिंग बिहेवियर, और कंट्रोलिंग बिहेवियर जो होता है वो वायलेंट हो जाता है। जब एक लड़की शादी करके किसी नए परिवार में जाती है तो उसके कई सारे सपने होते हैं। अपने पति से, अपने ससुराल से कई उम्मीदें होती हैं। लेकिन सोचिए वही उम्मीद एक बुरा सपना बन जाए। सोचिए कि वो परिवार पर जिसे वो स्वर्ग समझती थी अचानक से नर्क बन जाए। और इसके कारण क्या है? उसके ऊपर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। कई बार ये कोर्ट में साबित हो जाते हैं, लेकिन कई बार इसके कोई सबूत नहीं होते। लेकिन महिला हर रोज़ ये सहती है। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमने खास इनवाइट किया है एडवोकेट अरुणा नेगी चौहान को, जो आपको बताएंगी कि डोमेस्टिक अब्यूज़ होता क्या है और किस तरह से एक महिला इसका शिकार होती है। चाहे हम बात करें दीपिका की या ट्रिशा की, चाहे निकी भाटी की, कई ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जहां पर महिला कहीं दहेज की भेंट चढ़ी है तो कहीं मानसिक अब्यूज़ की। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और आप अंत तक बने रहिएगा। आपको काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिलेगा। अरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। चूँकि आज हम बात बहुत सीरियस टॉपिक पे करने वाले हैं और अभी हाल फिलहाल में कुछ केसेस भी ऐसे आए हैं जो सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि भाई दुनिया बदल गई, समाज बदल गया, दौर बदल गया, लेकिन क्या औरतें और उनकी परिस्थितियाँ आज भी वहीं पे हैं? मतलब कि हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ की और अभी जो डाउरी डेथ की बात हो रही थी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि एनसीआरबी का अगर डेटा भी देखें तो ये कहता है कि हर दिन 15 से 16 जो मौतें हो रही हैं वो दहेज की वजह से हो रही हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ की वजह से हो रही हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्यों आज के समय में भी ये चीज़ इतना ज़्यादा क्यों है? देखिए, ये तो जो डाटा आप बता रहे हैं ये फिर भी बहुत कम है। मैं इससे ज़्यादा मान के चल रही हूँ कि इससे ज़्यादा है। रही बात रीजंस की, अभी देखिए कि पहले तो ये होता था कि फैमिली में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो एक्सपेक्ट करते थे कि शायद बहू को, और वो भी गिफ्ट होते थे, डिमांडिंग होते। आज की डेट पे तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बैचलर भी रह रहा है तो उसके पास सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसे इसलिए बना रहा है कि वो कभी शादी करेगा तो, बट उसकी खुद की बेसिक नीड्स हैं कि अगर कोई दिल्ली में रह रहा है तो उसके पास फ्रिज भी होगा, एसी भी होगा, बेसिक, दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। अब बात आती है कि जब शादी हो रही है तो फैमिली जो भी दे रही है या गिफ्ट्स दे रही है वो अपनी खुशी से दिया जाता है। उसके बाद भी अगर कोई ये डिमांड करे तो लिटरली बताइए तो बहुत शॉकिंग चीज़ है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो ऑलरेडी, मतलब क्या ही कर लोगे तुम उस चीज़ का जो आपके घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। या तो फिर ये, अब मुझे जो ये मेरा मानना है, ये कहीं ना कहीं ना सोशल शो ऑफ है कि भाई मेरी बहू आई और वो ये सब लेके आई, या मेरी बहू आएगी तो ये कैश लेके आई। मतलब क्योंकि चीज़ों को तो आप फिर भी इतना यूज़ कितना कर लोगे उसमें, बट कैश की जहाँ तक बात की जाए, क्योंकि एक तो वो अकाउंटेबिलिटी उसकी लाइक वाइट में तो आता नहीं है,
सबको ही पता है कि अगर कोई डाउरी कोई कैश दे रहा है तो कैश ही देगा डेफिनेटली, तो उसकी एक तो कहीं अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। दूसरा कहीं ना कहीं उनको लगता है कि चलो ठीक है, जो हमारा शादी का खर्चा हमने अपने बेटे को, मतलब मैंने कई जगह लिटरली सुनी है ये चीज़ कि भाई हमने अपने बेटे पे इतना लगाया है, या जो भी उसने कोर्स करा, इंजीनियरिंग करी, डॉक्टरी करी, लॉ करी, कुछ भी करा, तो वो उसको अकाउंट उनका बनता है कि इतना खर्च हो गया और इतना शादी पे और ये लग गया, हमें लड़की के परिवार से चाहिए, और ये इतना तक तो हमें लेके चलना है। मतलब मैं स्पेसिफिक किसी सॉरी जो कास्ट या इनको नहीं स्पेसिफिक करूँगी, बट ये मैंने खुद विटनेस रही हूँ इन चीज़ों का कि भाई कितना आप शादी में लगाओगे, कितना लगना चाहिए। तो अगर सपोज लमसम लड़की वालों ने वो 30 लाख बोल दिया, कई मूवीज़ भी आई हैं इन चीज़ों पे, तो 30 लाख बोल दिया, तो 30 लाख, वो 30 लाख से ना सिर्फ शादी की डेकोरेशन और खाना होगा, मतलब वो ज्वेलरी उसमें काउंट नहीं है, गिफ्ट्स उसमें काउंट नहीं है। मतलब आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा भी कुछ होता है, मतलब ऐसा पता नहीं, आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर है जो अभी आएगा कुछ टाइम बाद, कि इट्स अ काइंड ऑफ ओसीडी कि उनको लेना होगा इतना पैसा। अगर हम डोमेस्टिक अब्यूज़ को समझना चाहें, कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें होती रहती हैं। कई बार क्या, अगर हम ये देखें, मोस्टली हर घर में ये चीज़ होती है कि औरतें किसी न किसी तरीके से ह्यूमिलिएट की जा रही हैं, मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो अगर कानून के नज़र से हम देखें, चूँकि आप एक वकील हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं इन सारी चीज़ों में, तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि डोमेस्टिक अब्यूज़ एग्जैक्टली होता क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी। देखो, उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो हमारा क्या कहता है। पहली बात तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, ये बेसिकली फीमेल्स, इसमें जो सेक्शन 2G है, दैट डिफाइंड एनी पर्सन और एनी पर्सन ओनली वुमेन, राइट। तो वुमेन और सेक्शन 2Q रिस्पोंडेंट को डिफाइन करता है। पहले रिस्पोंडेंट में ओनली हस्बैंड होता था, और सम जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें उसकी फैमिली जैसे मदर, सिस्टर, ये भी ऐड होने लगे, ठीक है। अब आती है डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। भाई आप किसी को फिजिकली अगर आप अब्यूज़ कर रहे हो, मेंटली अब्यूज़ कर रहे हो, फाइनेंशली और सोशली बाइकआउट उसको कर रहे हो कि भाई वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, मतलब उसे रिस्ट्रेन कर रहे हो, ये सब आपकी डोमेस्टिक वायलेंस में आ रहे हैं। टॉन्टिंग करना, पर्टिकुलर चीज़ को लेके, भाई तुमने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसे, कंपैरिजंस करना। एक ही घर में कई बार ऐसा होता है कि एक बहू बहुत अच्छे से रह रही है और दूसरी हैरास हो रही है, क्योंकि वहाँ कंपैरिजन हो रहा है। और वो कंपैरिजन शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली वाली बहू की शादी में आपको आपकी इच्छा के अनुसार चीज़ें मिल गई या शादी हो गई, और दूसरी वाली में जो आपने एक्सपेक्ट करा था वो शायद नहीं आ पाया, ठीक है। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, हर केस में अलग अलग रीज़न है। तो यहाँ तो होगी डेफिनेशन इसकी कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। अब वो फिजिकली होता है, फिजिकली चीज़ें दिख जाती हैं, थप्पड़ मारा, निशान आ गया, बाल खींच लिए, वटएवर, स्वेलिंग हो गई, कुछ होगी। तो और कई केसेस में ये भी होता है कि आप मेंटली हो रहे, टॉर्चर कर रहे हो किसी को वाया टॉर्चरिंग, बहुत सारे रीजंस हैं, अभी हम आप आगे डिस्कस करेंगे उसको। उसमें कई बार क्या होता है कि ना, अब जो अब्यूज़ हो रहा है उसको खुद ही पता नहीं है कि मैं अब्यूज़ हो रही हूँ, मतलब वो इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली वो प्रेशर में आ जाती है, साइकोलॉजिकली। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि उसे ये लगता ही नहीं है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो भी रहा है। एक वर्ड आपने सुना होगा, गैस लाइटिंग, दैट इज़ दैट, कि लाइक मैं आपको साइकोलॉजिकली आपको मैनिपुलेशन ऐसा कर दिया जाएगा कि अगर आप सही भी कर रहे हो ना, और मैं बोलूँ नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो कुछ टाइम बाद द रीज़न टू बिलीव आपको खुद लगने लगेगा नहीं मैं ही गलत हूँ। जैसे गिल्ट में डाल देते किसी को, नहीं मैं ही गलत हूँ, 6 बजे मुझे उठ जाना चाहिए। अरे क्यों उठ जाना चाहिए 6 बजे? अगर कोई बंदा 12 बजे सो रहा है रात को, तो वो कैसे उठ जाएगा, अगर वो वर्किंग भी है। और अगर नॉन वर्किंग भी है तो मेरे हिसाब से तो भैया नॉन वर्किंग ज़्यादा इंसान परेशान होता है। वर्किंग को तो एक बार को फिर भी वो ऑफिस में, हमें क्या पता, क्योंकि 8 घंटे, आप 8.5 घंटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आपको काम करना है। क्या आपको लिटरली लगता है कि अब 8.5 घंटा कोई बंदा काम कर सकता है कंटिन्यूसली? तो वहाँ उसको फिर भी ब्रेक मिल रहा है, लेकिन एक हाउसवाइफ को नहीं मिल रहा है ब्रेक। वो जब
मतलब मैं दोनों रही हूँ, आई थिंक आप भी दोनों चीज़ें हैंडल करते होंगे। मैं आई एम अनमैरिड। बट काम तो होता ही है ना। यस यस। देखिए अनमैरिड का मतलब और मैरिड का यहाँ तो कंपैरिजन ही नहीं है। अगर मैं जब अनमैरिड भी थी तब भी हम अपनी मदर को उतना ही हेल्प करते थे। हेल्प तो करते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, आई एग्री विद हाँ, दैट, कि आप अगर नहीं कर रहे हो तो आपको छूट दिया जाता कोई था। कहने वाला नहीं है कि आप हाँ, क्यों नहीं क्योंकि कर आप रहे हो। मम्मी के पास हो कि नहीं कर रही, मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन आप अपने इन लॉस को नहीं करते, मैं नहीं कर रही, क्योंकि आपको दूसरे दिन ही हाथ पकड़ के अपने मायके छोड़ दिया जाएगा कि भाई ये तुमने कुछ नहीं सिखाया। क्यों, तुमने अपने बेटे को नहीं सिखाया? वो नहीं कर सकता है कि अभी आजकल कई लोग बोलेंगे कि भाई लड़के क्यों करें और लड़कियां क्यों ना करें। तो ये जो गैस लाइटिंग है, दिस इज़ इंक्लूडिंग दैट कि उसको बिलीव करवा दिया जाता है जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ या जो मेरे घर वाले कह रहे हैं वो सही है, तुम गलत हो। तो कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे उसको नॉर्मलाइज सिचुएशन आ जाता है, उसको लगता है कि सबके साथ होता है और वो शांत हो जाती है। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, एक तो चलिए मान लीजिए कि डाउरी की वजह से होता है, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि ये चीज़ें होती हैं? डाउरी तो एक मेन रीज़न है ही। कई केसेस में क्या होता है कि सपोज़ अगर शादी आपकी ऐसी हुई है कि लड़का इंटरेस्टेड नहीं था या सोशल प्रेशर में या फिर फैमिली प्रेशर में वो शादी कर लेता है। अब शादी तो आपने फैमिली प्रेशर में कर ली, निभाओगे कैसे? तो उसमें कहीं ना कहीं अगर ज़बरदस्ती आपको दो बंदों को एक कमरे में रख लिया जाए, एक घर में रख लिया जाए, तो वो खुश नहीं है। कई बार लड़की की साइड से होता है कि लड़की को ज़बरदस्ती शादी ऐसी जगह कर दी जाती है और वो नहीं चाह रही है। कई पीछे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ लड़की को उसकी मर्ज़ी के बिना, उसके रिजल्ट्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, मुस्कान है, सोनम है, बहुत सारे हैं। मुस्कान की तो शादी वो लव मैरिज टाइप की लव थी, मैरिज मतलब, थी। हाँ। तो कहने का मतलब आप अगर लड़के की साइड से तो वो रीज़न ढूंढता है कि अब आपने मर्जी से तो शादी कर ली, अब मैं मना भी नहीं कर सकता लेकिन मैं इसके साथ रह भी नहीं सकता, तो ही स्टार्ट अब्यूजिंग कि खुद ही चली जाए। तो कम से कम मुझे अपनी मदर को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैंने इसे परेशान करा। उस केस में देखो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि फैमिली का शायद प्रेशर नहीं होता। फैमिली को तो लगता है बच्चा रह रहा है ढंग से, मेरा बेटा उसको खुश रख रहा है, बट वो अपने फैमिली के सामने ऐसी इमेज उसकी क्रिएट करना, पोर्ट्रेट करना शुरू कर देता है कि उसको फैमिली को ही लगने लगता है कि हमने डिसीज़न गलत ले लिया अपने बेटे के लिए। तो कई बार ऐसे हस्बैंड्स भी हैं सोसाइटी में जो डबल फेसेस यूज़ करके अपनी वाइफ को वायलेंस करते हैं। अभी राजस्थान के जयपुर से एक वीडियो आया, अनुमीना नाम की महिला थी, और उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बहुत ही ब्रूटली उसका पति उसको मार रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ कि उसका बेटा भी वहाँ पे है। इस चीज़ को कैसे दिखा जाएगा? देखिए आई थिंक मैं शायद इसको मिस कर गई हूँ, बट फिर भी अगर आप इसको सोशली और इसको लीगली देखा जाए कि भाई अगर आप उसको इतना ब्रूटली मार रहे हो, और वैसे भी राजस्थान की तो हिस्ट्री पीछे देखी जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वहाँ भी ये सब डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हद तक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बट बच्चों के सामने अगर ये हरास हो रहा है, ये सब कर रहे हैं, तो बहुत ही गलत है। आई मीन मतलब कोर्ट तक इस बात की परमिशन देती है कि अगर कोर्ट में बच्चों को लाना वर्जित है तो सोचिए कितना सेंसिटिव होगा कि उसके बाल मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। कई बार पॉजिटिव पड़ता है, कई बार नेगेटिव पड़ता है। पॉजिटिव ये पड़ जाता है कि वो बहुत अच्छा इंसान बन के निकल आता है, और नेगेटिव ये पड़ता है कि उसको भी ये लगता है कि यही होता है, ये पैट्रिकल जो हायरार्की चली आई है, हम कर सकते तो हैं। ये हमारे लिए भी है। ठीक है, तो बहुत सारी मूवीज़ इस पे बनी हुई हैं कि भाई ठीक है ना, मेरे फादर ने भी तो करा है। मतलब आप कई एड्स में देखिए कि घर का काम तो बहन ही करेगी या मम्मी करेगी, पापा थोड़ी अब भी करेंगे। जो एड्स आते हैं उसमें ये दिखाता है कि महिलाएं ही काम कर एग्जैक्टली रही वही हैं। सब दिखा रहे हैं। अब बहुत मुश्किल से 100 में से कोई एक ऐड को ये मैंने देखा है कि भाई लड़के रोते नहीं हैं। भाई उनको ये सिखाओ कि लड़के रुलाते भी नहीं हैं, बट फिर भी बहुत, बट वो कहीं ना कहीं खो जाता है। बट रियलिटी कोशिश कर रहे हैं लोग कि ये बताने की सोसाइटी को कि अभी मैं कल सुन रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके बाद बेटी को जलाओ। मैं शायद उसका नाम मिस कर रही हूँ केस का, बहुत मैंने उसकी हियरिंग्स भी देखी थी कि उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी, और लाइक कोर्ट में वो बोल रहा है कि पड़ा था उसने खुद से लगा लिया। पहली बात तो आज की रेट पे केरोसिन, पेट्रोल, ये चीज़ें अगर हैं भी, सपोज पहले तो बैन है कि आप ले जा नहीं सकते। अगर सपोज आपको चाहिए, उसकी क्वांटिटी फिक्स है। पेट्रोल की मैं बात कर रही हूँ कि आपको भाई कई बार इमरजेंसी में व्हीकल कहीं पे वो हो गया तो आप एक लिमिटेड कि भाई आपका सिर्फ व्हीकल स्टार्ट, लेकिन आपका 5 लीटर का केन या 2 लीटर का केन आपके घर पे, पहले तो घर पे कर क्या रहा है पेट्रोल, फिर आप उसको जला रहे हो, ये सब कर रहे हो। आज तक कोई आदमी क्यों नहीं जला?
ये कोर्ट ने भी कहा है कि आज तक आज तक घर कोई के आदमी सिर्फ क्यों नहीं बहुएं जला? क्यों जली हैं? मतलब बहुएं क्यों जल रही हैं भाई? कोई आदमी क्यों नहीं जला है? मैंने तो नहीं सुना कि कोई आदमी ने, हाँ सुसाइड कर लिया होगा वो अलग चीज़ है, बट जल के मर गया या उसको पैर फिसल गया, बाथरूम में गिर गया, उसका ब्रेन हैमरेज हो गया, मतलब ये जो एक्सीडेंटल डेथ को ये दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा मैंने कभी किसी आदमी के लिए सुना है कि वो ऐसा हो गया, हाँ जो सुसाइड कर रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अब्यूज़ होता है? देखिए भारत में अब्यूज़ एक तो फिज़िकल तो होता ही होता है, लेकिन अब उसका जो फिज़िकली से ज़्यादा हो गया मेंटल अब्यूज़, जिसे बोलते हैं आप इमोशनल अब्यूज़, क्योंकि उससे निकलना भी बहुत मुश्किल, उसको प्रूव करना भी बहुत मुश्किल है। फिज़िकली तो देखो मैं फिर कह रही हूँ कि उसके कहीं ना कहीं मार्क्स आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके ब्रूशेस रह जाते हैं जो आपका एक एविडेंस पार्ट बन सकता है, लेकिन इमोशनल अब्यूज़ वो कैसे होता है बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करना। अभी जी देखो, अभी आप ये देखिए मेरी शादी हुई, अब मेरे ऊपर प्रेशर है घर वालों का, अभी इसके तुषा वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, घर बचाने की, तुषा वाले सॉरी, कि घर बचाने की मत सोचो, बेटी को बचाने की सोचो। अगर उसका घर नहीं बस रहा है तो कोई बात नहीं ना भैया, मरी हुई बेटी से तो जिंदा बेटी अपने घर पे ज़्यादा बेटर है। सॉलिसिटर जनरल ने ये कोर्ट में कहा है, रिकॉर्ड भी है ये कि मतलब कि डाइवोर्स बेटी ज़्यादा बेटर है बेटर रहता है ना मरी हुई बेटी से, ठीक है। तो ये जो इमोशनल है कि वो प्रेशर एक तो रहता है कि भैया पेरेंट्स ने कहा है कि आपको जैसे भी एडजस्ट करो, हमें भी कहा गया है, मेरी शादी को 18 साल हो गए, बट टच वुड चलो हम तो उस श्रेणी में नहीं है, बट हाँ हमें कहा गया था कि ठीक है बेटा 100 दिन तुम जब कुछ अच्छा करोगी तब कोई एक दिन आपको अप्रिशिएट करेगा। अरे नहीं चाहिए अप्रिशिएशन भाई, कोई यहाँ सर्टिफिकेट लेने आए हैं कि यहाँ मतलब शादी होती इस कंपटीशन में लग जाती हैं बहुएं कि इम्प्रेस करना है, इम्प्रेस करना है। क्यों करना है, किसको करना है? वो इम्प्रेस थे तभी तो मुझे लेने आए ना घर पे, दे आर ऑलरेडी इम्प्रेस्ड। ये अरेंज मैरिज की बात हो रही है, और लव मैरिज में ही इज़ इम्प्रेस्ड, दैट्स वाई ही गॉट मैरिड विद हर, वो दोनों के लिए ही है। तो फिर ऐसा क्या बदल जाता है कि आपको अचानक से लगने लगता है कि नहीं ये सही नहीं था। तो वहाँ पे देखो लव मैरिज में भी एक मेंटल प्रेशर रहता है, क्योंकि आप अपनी इच्छा से शादी करिए, तो नाउ आपने जो डिसीज़न ले लिया आपके ऊपर ओनस है कि यू हैव टू प्रूव कि ये जो डिसीज़न है वो सही है। उसके पीछे भले ही 10 लोगों ने बोला हो, कि पेरेंट्स भी बोलते हैं यार सही लड़का नहीं है, तो आपको प्रूफ करना है। आप अपने आप के साथ एक कंपटीशन में उतर आते हो कि नहीं मुझे अपनी शादी बचानी, तो वहाँ आप मेंटली टॉर्चर खुद भी हो रहे हो और अपनी लाइफ को भी सफ़र कर रहे हो। तो इमोशनली कैसे किसी को वो किया जाता है, मतलब अगर आप वो कर रहे हैं तो? इमोशनल अगर आप किसी से कनेक्ट होते हो, अगर आप इस सिचुएशन को ये ले लो कि दोनों केसेस में मैं बता रही हूँ, अरेंज मैरिज में तो इमोशनली आप बॉन्ड बन ही चुका है, सॉरी लव मैरिज में। अरेंज में भी क्या होता है, जो भी हो शादी जैसे स्टार्ट होती है, एक लड़की सपने बुनने शुरू कर देती है कि चलो शादी होगी, फिर शादी को लेके इतने सारे सपने होते हैं, इतनी सारी मेमोरीज होती हैं। आजकल तो देखो ना 10 चीज़ें होती हैं कि प्री वेडिंग शूट हो रहा है, फलाना आडम। धीरे धीरे क्या होता है, आप एक अपनी दुनिया आपकी बनने लगती है इमोशंस में, कि ऐसे करेंगे, ऐसे स्टेजेस आने लगते हैं। और वो आप देख भी रहे हो आजकल सोशल में, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, सेकंड, अब आप इमोशनली उस बंदे से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हो कि अगर वो पहली गलती भी करता है ना तो आप बोलते हो कोई बात नहीं, पहली गलती इतनी बड़ी नहीं होती। अगर पहली गलती बहुत बड़ी हो जाए फिर तो लड़की एकदम से छोड़ देगी, बट जो अब्यूज़र है वो पहली गलती कभी इतनी बड़ी करेगा ही नहीं। उसे भी पता है कि उसे धीरे धीरे, अगर वो सोच के बैठा है कि जैसे बोलते हैं ना प्लान्ड कंट्रोल करना है और कंट्रोलिंग करनी है उसको, तो एक तो ये चीज़ें। दूसरा है कि वो उसके ऊपर ना भाई अपना फ़ोन, आपने देखा होगा फ़ोन के पासवर्ड्स और ये सब चीज़ें कहीं ना, तो पहले तो अगर मुझसे मेरे हस्बैंड, मैं भी बोलूँगी जब कुछ छुपाया नहीं है तो दे दो ना, क्या दिक्कत है। बट मुझे लगता है वो दिक्कत है ना, मेरी अपनी प्राइवेसी है, मैं अपनी मम्मी से अपनी फ्रेंड से क्या बात कर रही हूँ तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। बट वहाँ पे भी फिर वो चीज़ें कि कंट्रोल करना, कहाँ जा रही हो अपनी लोकेशन शेयर करो, किसके साथ जा रही हो उसका नंबर शेयर करो। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको वहाँ तक तो ठीक है जहाँ सेफ्टी का रीज़न है कि अभी मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मुझे एक शेयर करना है, भाई मैं इस लोकेशन पे जा रही हूँ। बट ये अगर रूटीन में आ रहा है तो ये आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर है, और आपको धीरे धीरे आपको पहले केयरिंग लगता है वो, लेकिन इट्स वेरी थिन लाइन बिटवीन केयर और पॉसेसिवनेस या कंट्रोल। क्योंकि पहले तो आपको अरे बहुत कंट्रोल करता है,
मैं सॉरी बहुत केयर करता है, कोई बात नहीं दे देती हूँ, अगर कुछ होगा तो आ जाएगा। वो होता भी शुरू में यही है, कहाँ हूँ मैं, आ रहा हूँ, लोकेशन दो, कहाँ हूँ मैं, लेने आ जाता हूँ, लोकेशन दो, मैं कैब बुक कर देता हूँ। कई बार ये भी होता है, मैं करता हूँ ना कैब बुक, कहाँ जा रही हो बताओ। तो वो एक तरीका होता है जानने का कि कहाँ एक्चुअली गई है कि नहीं गई है। मैंने कई केसेस में ये भी देखा है कि हस्बैंड मेट्रो कार्ड एक्सचेंज कर लेता है, यार मेरे मेट्रो में कार्ड में पैसा है, आप ले लो, मुझे अपना दे दो। वाइफ को वो लग रहा है कि वो तो मुझे, मेट्रो कार्ड से क्या फर्क मैं था? वही बताने आ रही हूँ अभी। अभी मैं सपोज आप जा रहे हो, मैंने दे दिया कि यार अब मेरा मेट्रो कार्ड ले लो। अब उससे क्या हुआ, आपको लगा यार मेरा खाली हो गया था, इसने मुझे ऑटोमेटिकली फिल करके दे दिया है, तो मुझे क्यू में नहीं लगना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर मैं एक वाइफ की मेंटालिटी से देखूँ, हस्बैंड जितना भी पैसा दे उसको कम ही लगता है, तो उसे लगे यार मेरा कार्ड इसने 2000 जो था, आपका कार्ड भी तो गया उसके पास, वो उससे उसकी इन टाइम आउट टाइम कहाँ गई कहाँ उतरी। सपोज अगर आपका रोज़ एक रूटीन है कि आप राजीव चौक से बोर्ड करा और आप सुप्रीम कोर्ट डिबोर्ड हो गए, आपका पैटर्न बदल गया अगर एक दिन या 2 दिन, तो दैट इज़ द रीज़न है कि वो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है कि भाई अगर उसके मन में डाउट है। और ये सारी चीज़ें यही होती है कि अगर आपको कहीं ना कहीं रीज़न वो चाहिए, भाई आपको झगड़ना है हस्बैंड को, अब वो कई मेम्स भी चले ना कि बहुत टाइम से शांति है, चलो कुछ झगड़ा करा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आती है, उसे लगता है कि शायद केयरिंग वे में बोल रहा है या मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है। कई बार आप देखना कि अरे तुम्हें, अभी जब मुझे भी ध्यान है कि जब मैं पेटीएम नया नया चला तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम करो, कैसे नहीं आएगा करो, वो तो हेल्पिंग वे में, अच्छा दो तुम्हारा पासवर्ड हम सेट कर दें, मैं ठीक है इसी को याद रहेगा। लेकिन वो फाइनेंशियली कहीं वो मेरे पासवर्ड अगर रहेगा तो कब कितना पैसा कैसे निकाल ले, फिर वो फाइनेंशियली अब्यूज़ है। अभी जैसे इसके वाले केस में हुआ कि इसके ऊपर प्रेशर था, ट्विशा वाले केस में, कि उसको शेयर्स सेल करने को प्रेशराइज करा जा रहा था कि तुम अपने शेयर्स निकालो, तो ये फाइनेंशियली अब्यूज़ हो रहा था उसके साथ। तो ट्विशा के केस को आप कैसे देखती हैं एज अ वकील? देखिए अभी तो वैसे ही बहुत इनिशियल स्टेज है कि मैं अगर कोई बात बोलूँ वो दूर तलक जाएगी, बट फ़िलहाल जो सर्कमस्टांसेस हैं कि नई नई शादी में उसका सुसाइड कर देना, ये अपने आप में थोड़ा सा सस्पिशियस है, जो कि होता नहीं है कि भाई आपने शादी करी तो आप इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। वो घर जाने वाली थी, शी वॉज एक्साइटेड कि वो घर जाने वाली है। दूसरा, वो अपनी जो चैट्स मिली हैं उसमें उस अपनी मदर को बता ही रही थी, आई थिंक 1 मंथ के बाद ही उसने बोल दिया था कि मैं फंस गई हूँ, ये अच्छा नहीं है। तो मुझे लग रहा है उसके पेरेंट्स को वहीं उसको हेल्प कर देना चाहिए था। उसकी मदर का कल मैं एक स्टेटमेंट सुन रही थी कि उसने मुझे बोला था मुझे ले जाओ 12 तारीख से पहले, तो हमने कहा बेटा 15 को हम आएंगे तो हम ले आएंगे। तो हम अगर उसे पहले ही ले आते तो आज शायद वो ज़िंदा होती। तो कई बार बच्चे जो हैं, बेटी खासकर, आपको ऐसे वो देती हैं, हिंट्स देती हैं। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समझें। इसकी मदर ने ये भी एक्सेप्ट करा है कि जो इनके रिलेशंस जो बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, कि कुछ ना कुछ झगड़े चलते रहते थे, तो ये ट्राई कर रहे थे कि इनकी शादी बच जाए। ये सबसे मतलब इट्स अ रेड फ्लैग कि अगर वो खुद से कह रही है कि नहीं रहना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती हूँ, तो भाई मेरे हिसाब से आप उसको मौत के मुंह में धकेल रहे हो। मत उसको धकेलो, रहने दो, कूलिंग पीरियड दे दो ना। जुडिशरी में भी जुडिशल उसमें भी एक कूलिंग पीरियड है कि अगर आप डाइवोर्स लेने जाते हो तो उसमें कूलिंग पीरियड है कि हो सकता है गुस्से में आपने ये डिसीजन ले लिया तो ठीक है कुछ टाइम अलग रह लो, अलग रहने के बाद हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए। तो सेम पेरेंट्स को भी करना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो उसे सीरियसली सुनो, उस पर बात करो, उससे बात करो। वो तो मैसेजेस कर रही हैं विच मीन्स कि वो एक्चुअली परेशान थी। अब देखने वाली बात यह है कि उसने सुसाइड करा, और अगर सुसाइड भी करा है तो क्या हो गया। अगर सुसाइड करा है और वो रीज़न उसके हस्बैंड और मदर इन लॉ है तो दे आर द कल्प्रिट्स, दे मस्ट बी बिहाइंड द बार। मतलब उनका ऐसे फ्री घूमना तो मुझे नहीं लगता सही। और एक मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा होने से एक एग्जाम्पल सेट होना ज़रूरी है सोसाइटी में, क्योंकि एक तो इतनी इन्फ्लुएंसर फैमिली है भैया, इतना इन्फ्लुएंस आप कर रहे हो, आपने पुलिस को सब मैनेज करके रखा हुआ है, तो एक तो सीबीआई तो हो ही गई है, चलो उनसे कुछ उम्मीदें हैं कि वो हमें कुछ अच्छा करके दे देंगे। बाकी बेटियों को भी थोड़ा सा एक रिलीफ वाला मिलेगा कि चलो कभी हो सकता है आज
हमारा ये सुन के कोई बच्ची आज भी कहीं अब्यूज़ हो रही हो तो उसको एक होप मिले कि हाँ मैं कंप्लेन कर सकती हूँ या मुझे करनी चाहिए, या किसी माँ को ये नॉलेज हो जाए कि अभी इसकी मदर का मैंने क्या, सबने सुना होगा तो कई माँओं को ये जागी होंगी कि यार मेरा बच्चा भी बोल रहा है, मुझे उसे सुन लेना चाहिए। और ये तो हर माँ को, चाहे वो बेटी की हो चाहे वो बेटे की हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, आप सुनो आपका बच्चा क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात को ऐसे अनसुना मत करो, क्योंकि वो गलत स्टेप ले ही लेगा या लेगी। अगर कोई इमोशनली अब्यूज़ हो रहा है, फिर मेंटली उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो इस चीज़ को कोर्ट में कैसे प्रूव करेगा? कोर्ट में देखिए इसकी ना प्रूफ करना तो बहुत मुश्किल है, बट इसके पैटर्न सेट होते हैं कि अगर आपको कोई इमोशनली वो कर रहा है तो उसके ना वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है लड़की या लड़का। जैसे सपोज किसी का हस्बैंड उसे इमोशनली हैरेस कर रहा है, हैरेस करना तो इट्स काइंड ऑफ कि आपको टॉन्ट कर रहा है या बार बार आपको किसी चीज़ के लिए किसी के नाम से आपको टॉन्टिंग मिलेंगी, या तेरे बाप ने तो क्या दिया, मेरी बहन को देख, ये हमने देख ये दिया। कई बार ये एग्जांपल्स भी देते हैं कि हमने अपनी बहन को ये दिया, तेरे पिताजी ने तुझे, तेरे बाप तो बहुत वो था। तो ये हालांकि हम कोर्ट में, मैं तो कई बार जैसे डीवी के मैटर्स हमने बनाए, हम तो एज इट इज़ लिखते हैं कि हमें ये बोला है कि भाई तेरे बाप ने क्या दिया, तूने अगर इतना पैसा नहीं दिया तो जिंदा जला देंगे। बस आपको उसके साथ डे और टाइम लिखना होता है कि इस दिन इसने ऐसा कहा था, इस टाइम पे हमारे साथ, क्योंकि डीवी इज़ नथिंग, इट्स लाइक पूरा टाइम फ्रेम का गेम है। क्या कहता है? लाइक टाइम फ्रेम एक तो ये है कि आपके साथ जब घटना हो रही है, जिस दिन, जिस समय, जिस वक्त, आपको वो टाइम अपनी पिटीशन में मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि आप सिर्फ अगर वेग से बोल दोगे ना कि इसने ऐसा ऐसा कहा था, अरे कब कहा था? और अगर हम ये बता दें कि इस समय पर हुआ था, तो क्या कोर्ट उसे मान लेगा? बिल्कुल कोर्ट मानेगा। और आप, सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम पे आप, अगर आप किसी और एक दिन की तो आप करोगे नहीं बात, भाई मई में इसने ऐसा करा, जून में इसने, वो कॉन्टिन्यूटी बनती है फिर कि मेरी शादी इसमें हुई थी, जैन में शादी हुई सपोज, फिर फैब में इसने पहला कलेश किया, दूसरा कलेश किया, तीसरा कलेश किया, तो वो आपकी चेन बन रही है। वो मतलब वो फिर कोर्ट का काम है, दे जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। आप डॉट देते जा रहे हो, दे कनेक्ट द डॉट। उसके बेस पे देखो कॉल रिकॉर्ड्स होती हैं, फ़ोन की लोकेशंस आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको पहला जो खाका है वो आप तैयार करके दोगे कोर्ट को। कोर्ट कैसे मान ले? आपने अगर एक बार के इंसिडेंट को अगर आप बोलो तो उसमें तो एक बार में तो कोर्ट भी बोलेगा बात करके देख लो गर्मा गर्मी में, क्योंकि एक बार में तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर गुस्से में मैंने कुछ बोल दिया तो वो हो सकता है मेरी इंटेंशन ना हो, लेकिन अगर वो पैटर्न सेट है कि भाई मैं रोज़ ऑफिस से, मेरा हस्बैंड आ रहा है और रोज़ ऑफिस से आके मुझे एक ही बात पे झगड़ा कर रहा है, तो दैट इज़ अ फिक्स पैटर्न कि वो आता है, फिर उसकी मम्मी उसे कुछ कहती हैं, देन उसके बाद वो मुझसे झगड़ता है, फिर वो पूरी रात या तो झगड़ेगा या मारेगा या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ करेगा, जिसे आप मैरिटल रेप भी कह सकते हैं। क्योंकि जब ऑलरेडी आपका मूड इतना अपसेट है तो फिर आप तो सोच ही नहीं सकते कि आप अपने हैप्पी मोमेंट्स को कुछ इन्जॉय करोगे, बट उसको गुस्सा निकालना है, फिर वहाँ पे सेक्सुअली अब्यूज़ होती है लड़की, जिसके कोर्ट भी मान्यता नहीं देती। एक्चुअली मैरिटल जो रेप्स हैं, आपने अभी देखा होगा एक मूवी है ये चिरैया, दैट इज़ रिलेटेड टू दैट। वो उसको बता रही है कि ऐसा नहीं है कि मैरिटल रेप को कंसिडर नहीं करते, और हालांकि इस पर कोई लॉ नहीं है, बट ये एंडलेस डिबेट है, होना चाहिए, मर्जी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि शादी होगी, सिर्फ यह है कि अगर मैरिड वुमेन है तो रेप नहीं हो सकता अनटिल अनलेस जो वाइफ है वो माइनर ना हो। आजकल माइनर की शादी हो नहीं रही है, तो रेप, इसका मतलब रेप नहीं होगा। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार फीमेल हाँ ही बोले, भाई वो थकी हुई है अपने काम से, कई बार महीने में हम ऐसे साइकिल से गुजर रहे होते हैं कि हमारा मूड नहीं होता, मूड स्विंग्स होते हैं। प्रेगनेंसी के बाद कई बार ऐसी परेशानियां हो जाती हैं कि फीमेल्स मतलब शी डोंट वांट, बट नहीं, वो दैट्स इंक्लूडेड इन दैट द कैटेगरी ऑफ द अब्यूज़, वो भी अब्यूज़ है। फिर उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेल को रीज़न मिल जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का। वो ये दलील दे के कर सकते हैं कि हमें वहाँ से चीज़ें नहीं मिल रही हैं। नहीं, चीज़ें नहीं मिल रही हैं मतलब ये, अब ये कोई वो नहीं है कि आप यू आर फ्री टू डू दैट, बट हाँ वो फीमेल को, उसके लिए भी वो फीमेल को ही वो करवाते हैं, गिल्ट में डाल देते हैं, क्योंकि तुम हमें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो तो मैं क्या करूँ, मैं चला गया बाहर। भाई फीमेल जा सकती है, मतलब
इट्स अ बिग क्वेश्चन, मतलब हम सोचें भी तो हमें ऐसा लगेगा नहीं यार, बट क्यों, मतलब वाई मैन हैव ऑल द फन। आपकी नीड्स हैं तो हमारी भी नीड्स हैं। फीमेल्स की भी नीड होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक और चीज़, मतलब ये मेरी खुद की फाइंडिंग है, मतलब बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बट आई थिंक आई हैव टू से, मेल चाहे, अगर फीमेल की मर्जी ना हो, मेल और मेल आर इंटरेस्टेड, वो कर सकता है, बट क्या फीमेल कर सकती है? इट्स अ वेरी बायोलॉजिकल पॉइंट कि इट्स नेवर बी डन बाय सिंगली, फीमेल कर ही नहीं सकती एब्यूज़ मेल को, कैसे करेगी वो? मतलब पॉसिबल मैं, ही नहीं है। मतलब पॉसिबल छोड़ दो भैया, तुम कुछ भी कर लो, जो मर्जी कर लो, तो उसकी नीड तो वहीं की वहीं रह गई ना। अब वो तो अब्यूज़ भी नहीं कर पा रही बेचारी आपको, बस वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ताना मार सकती है, और क्या करेगी बेचारी, और वो भी नहीं करेगी फीमेल को। फिर वो होता है ना, फीमेल्स को ये भी सिखाया जाता है कि भाई आपकी बेडरूम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। हालांकि मैंने कई, मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि कई जो जेंटलमैन्स हैं वो भी अपने बेडरूम्स की बात बाहर नहीं लेके आते हैं, और लेकिन अब्यूज तो बेडरूम के बट अंदर कर लेते एब्यूज़ हैं। तो बेडरूम के अंदर करते हैं, एग्जैक्टली बेडरूम के बाहर भी करते हैं कई बार। तो कई मैंने ऐसे भी मेल्स देखे हैं जो अकेले में तो उसको बहला फुसला लेंगे क्योंकि उनको अपनी नीड्स पूरी करनी है, लेकिन अगर वो फैमिली के सामने है, उनकी बहन बैठी है, उनका भाई बैठा है, तो उसको दिखाना है कि देखो मैं इसको इतना डांट के रखता हूँ, इतना खींच के रखता हूँ, तो उसको सबके सामने ज़ोर से बोलेगा। तो मेरे नज़र में वो आदमी आदमी नहीं है जो सबके सामने डांटे और अकेले में प्यार जताए। आदमी वो होता है जो डांटे अकेले में। अच्छा, अगर फैमिली के सामने कोई भी हस्बैंड जो है अगर ह्यूमिलिएट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो ये भी वॉयलेंस की कैटेगरी में आएगा। ये वॉयलेंस की कैटेगरी में डेफिनेटली, यही तो मैं कह रही हूँ कि जेंटलमैन वही है जो अकेले में डांटे और इस पे सबके कोर्ट सामने जो है प्यार कुछ करे। वो कर सकती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल डाइवोर्स का भी बेस बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है अगर वो कंटिन्यूटी में होता आ रहा है। तो किसी भी विक्टिम के लिए ऐसे रिलेशनशिप से निकल पाना इतना आसान क्यों नहीं है? देखो, एक तो जो फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी है ना, वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि भाई सोसाइटी क्या कहेगी, लोग चार बातें करेंगे, कौन से चार लोग पता नहीं। दूसरा, कई बार बच्चे भी हैं, अगर सपोज बच्चा है तो वो बच्चे के लिए नहीं चाहती क्योंकि उसका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगी इफ़ शी इज़ नॉट वर्किंग, और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो जाती है। मैक्सिमम केस में तो यही होता है कि कई इंडिपेंडेंट वुमेन्स भी जो है नहीं निकलती हैं ऐसे रिलेशनशिप से। एक्चुअली वो इस होप में भी होती है कि शायद ये सुधर जाए। मेरे पास पुणे में एक केस था, उसमें दे आर, मतलब बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे बोथ, हस्बैंड भी और वाइफ भी, बट वो नहीं निकल पा रही है। उसका 7 साल का अफेयर था और 4 साल उनकी शादी को हो गए, और वहाँ तो बच्चा भी नहीं था। और मैंने इतना ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि अंधविश्वासी, नहीं वो आएगा, वो ठीक हो जाएगा। मतलब सोचो, पढ़ा लिखा इंसान, तुम डबल ग्रेजुएट हो यार, प्लीज़, वो उसको आना होता तो वो ऐसा क्यों करता? हाँ, मतलब वो किसी और के साथ शिफ्ट हो गया था। अच्छा, उस टाइम पे ये 2016 से पहले की बात है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रूफ करना पड़ता था। अब तो ये ओपन हो गया तो यू कैन डू एनीथिंग, बट उससे पहले अगर है तो आपको प्रूफ का, अब प्रूफ कैसे करेंगे भाई? उसके लिए तो प्रॉपर स्पाई लगे, और एक फ़ीमेल के लिए ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे ये इमोशंस हो जाते हैं कि शायद इस उम्मीद में वो रहती है कि शायद वापस आ जाएगा, या सुधर जाएगा, या सिचुएशन बेटर हो जाएंगी। चलो हो सकता है, इससे होता है चलो अभी बच्चे नहीं है तो जो बच्चे हो जाएंगे, कई बार आपने सुना होगा बड़े लोगों से, अरे एक आधा बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। चीज़ें तो और उलझ जाएंगी, महिला और नहीं निकल पाएगी। बच्चे के लिए तो और टॉक्सिक फैमिली में आ रहा है वो। बल्कि ऐसे लोगों को तो मुझे लग रहा है बेबी प्लान ही नहीं करना चाहिए, अगर आपका ऑलरेडी वो सही नहीं चल रहा है, नहीं तो मतलब इससे तो फैमिली औरत भी रिलेशनशिप। बच जाएगी ना कि भाई मैं कैसे निकलूं, मेरे पास तो एक बच्चा है, उसकी बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप एक चीज़ समझिए, उस टाइम पे तो उसको पता ही नहीं है ना कि ये क्या होने वाला है। उस टाइम उसे नॉर्मल लग रहा है, कहीं ना कहीं उसको नॉर्मलाइज कराया जा रहा है कि नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। कहते हैं ये लोग, अरे पति है मार दिया तो क्या हो गया। मैंने कोर्ट में एक बार सुना है, मेरे तो ये तो मेरे फैमिली का ही था, मेरी मौसी की बेटी का था, और हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वाले ने कही ये चीज़, अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ, कभी बीबी हाथ उठा देती, कभी मैं भी कभी अपनी बीबी को मार देता हूँ, कभी मेरी बीबी मुझे मार देती है। ये पुलिस वाले ने कहा है मुझे, उत्तराखंड की बात। अच्छा, आपने वो तमिलनाडु वाला देखा भी, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक महिला है और 2 पुलिस हैं, माइनर रेप केस को वो ब्रीफ कर रहे थे प्रेस के सामने, और ऐसा हंस रहे थे वो लोग। देखो, पहली बात तो माइनर जो केसेस होते हैं
उसको तो पहले इतना सेंसिटिव होता है ना कि मीडिया में इतना ओपनली आप उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो प्रॉपर गाइडलाइंस है कोर्ट्स की। रेप माइनर गया, रेप को आप नॉर्मली ऐसे पब्लिकली और मीडिया में उसके वो भी नहीं दे सकते, मतलब कि कैमरे के सामने इस तरीके से सेंसिटिविटी को, मतलब सेंसिटिविटी एकदम थी ही नहीं। अब सुना है कि शायद टीएन गवर्नमेंट ने उन पर एक्शन भी ले लिया, सस्पेंड वगैरह भी कर दिया गया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है ना कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो ही सीरियस नहीं है। वही मैं बता रही हूँ। एक ये जो आपकी बात है सेंसिटिविटी, इसमें आपने सुना होगा जब रेप मैटर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसका जो नेम होता है वो नहीं यूज़ करना है, हाँ, सामने उसको नहीं हाइड रखा जाएगा, XYZ ABCD यूज़ होता है। देहरादून में मेरे पास एक केस था और उसमें इतना मुद्दा बढ़ गया कि हमने बच्ची को वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया, मतलब स्कूल से निकाल के। स्कूल में थी बच्ची, 10th क्लास में थी, उसका गैंग रेप हुआ था। तो मीडिया में वो इतनी ज़्यादा वो बात उस बारे में ना कि अब 154 की जो इसकी स्टेटमेंट हो गई है, अब ये हो गया, वो करते 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 ये तक पता चल गया कि बच्ची कौन सी सिटी से कौन सी सिटी में गई है। मतलब वो बातों बातों में कई बार होता है ना कि मीडिया वालों को खुद ही पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं। मीडिया वालों को मैम सब पता होता है, वो जानबूझ के लेकिन करते हैं। मतलब कहने का मतलब कोर्ट तो कह रहा है कि हाँ ये संवेदनशील है। अब जब जो चीज़ पब्लिकली डिस्कस हो गई तो वो संवेदनशील कहाँ रह गया? जब पता चल गया वहाँ की लड़की है, वहाँ है, वहाँ है, तो जिसको मीडिया हिंट संवेदनशील नहीं है मैम, उन्हें सिर्फ जिसको न्यूज़ से मतलब वही है। मैं कह रही हूँ ना कि कोर्ट आप जो ये कह रहे हैं ना कि लाइक संवेदनशीलता पुलिस वालों में, किसी में जब नहीं। तक अपने ऊपर ना बीते तब तक इंसान संवेदनशील हो ही नहीं सकता। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस को देखें तो होता किसके साथ है ये ज़्यादा, जो एजुकेटेड है और अनएजुकेटेड जो है? देखिए ना बहुत बड़ा मिथ है कि ये अनएजुकेटेड लोगों के साथ ज़्यादा होता है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है। ये दोनों क्लास में इक्वली है, बस एक मार्जिन है कि जो अनएजुकेटेड है वो खुल के सामने आ जाते हैं और जो एजुकेटेड हैं वो जस्ट ड्यू टू देयर क्लास और अपनी जो रेपुटेशन है, इमेज है, ये टानिश ना हो इसके चक्कर में वो लोग शांति से उसको अपने आप ही निपटा लेते हैं, तो चुपचाप समझौता कर लेंगे या जो भी करना है। बहुत कम होता है, बल्कि होता दोनों क्लास में, क्योंकि देखो क्लास तो आप मैनेज कर रहे हो बट एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो वही ना प्राणी, आदमी और औरत तो दोनों जगह ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि एजुकेटेड वाले में भाई औरत हस्बैंड हो गई या अनएजुकेटेड में हस्बैंड वाइफ हो गया, ऐसा नहीं है। तो होते इक्वली होता है दोनों क्लास में। बट कहने की बात है कि जो अनएजुकेटेड है उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको अगर कभी कि स्लम एरिया में अगर कोई हस्बैंड मारा तो खुल के तमाशा कर देते हैं, वो जिसे तमाशा ही करना बोलते हैं। क्या अगर ये थोड़ा सा अपर क्लास में आ जाए या एजुकेटेड फैमिली में आ जाए तो वो एक तो एजुकेटेड जो बंदा होगा उसको ये लगेगा नहीं यार 4 लोग क्या बातें करेंगे, मैं ऑफिस भी जाता हूँ, मेरे ऑफिस में सब बातें करेंगे, या मेरे पड़ोस में फलां बंदा रहता है वो IAS है IPS है और बताओ उसके सामने मैं कल अगर हम शाम को बैठे हैं तो बोलेंगे ये अपनी बीवी को मारता है या इसकी बीवी इसके साथ करती है, तो वो उस चीज़ को हाइड कर जाते हैं। कोई केस जो आपने डील किया हो डोमेस्टिक वायलेंस का? डोमेस्टिक वायलेंस का एक था, हम लोगों ने इसे यहीं साकेत में उसका करवाया था। दे आर हाईली क्वालिफाइड, हाईली, मतलब लड़का या लड़की? बोथ, मतलब दे आर अर्निंग इन पर मंथ जो उनका था वो तो वेरी ह्यूज पैकेज। और मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाई कि एक तो होता है ना कि जैसे कई बार अब्यूज कौन कर रहा था, लड़का? एक्यूज़ इसमें लड़का कर रहा था, एब्यूज़ इसमें लड़का कर रहा था। और मैं ये नहीं समझ पाई, जैसे कई बार आप सोचते हो ना कि किसी कपल को देख के यार इसके पास पैसे नहीं, शायद इसलिए झगड़ा होता होगा, या शायद इसकी वाइफ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है या हस्बैंड, तो आप दिमाग लगाते हो। तो कैसा अब्यूज था, मतलब किस चीज़ से? ये डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट और लाइक फ्रस्ट्रेशन, अगर ऑफिस में कुछ हो गया तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ आके निकलनी है, घर पे उतर रही है, वाइफ भी ऑफिस से आ रही है। अच्छा वहाँ पे कंपैरेटिवली क्या हो पा रही थी कि वो भी वर्किंग है, वो भी ऑफिस में पजल होके आ रहा है, वो भी पजल हो रहा है। वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी कि अगर दोनों एक टाइम पे घर पे पहुँच रहे हैं और अगर लड़के ने पहले दरवाज़ा खोल दिया तो उसे मैं क्यों दरवाज़ा खोलूँ, लाइक तुम्हारे होते, और अगर फीमेल आ गई सपोज 5 मिनट उसने डोर ओपन कर लिया, तो अगर हस्बैंड ने आते ही बोल दिया चाय बना दो, या सर्वेंट्स को बोल दिया दूध ख़त्म हो गया, भाई सर्वेंट चाय तो बनाएगा लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन कौन देगा कि दूध ख़त्म हो गया? ये वाइफ देगी, क्यों हस्बैंड क्यों नहीं दे सकता? भाई
सर्वेंट आपको भी तो, हमें हमारे पास भी हाउस हेल्प तो बताता है ना, दीदी ये सामान ख़त्म हो गया है, भैया ये सामान ख़त्म हो गया है। तो ये सिर्फ एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, तो ये मुझे नहीं लगता। आपको मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देती हूँ, मेरा खुद का। व्हेन आई स्टार्ट प्रैक्टिस ना, मैं मतलब अभी भी शौक में हूँ कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत छोटी मतलब मारपीट और लड़ाई हो जा रही है। मतलब मैं बता तो रही हूँ कि आप हमेशा एक चीज़ देखना, ये हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा हमें ना, मतलब फीमेल्स को हमें बचपन से ऐसे कुछ चीज़ें से कूट कूट के भरती जाती है ना कि तुमने ही करना है। अगर पति लेट हो रहा है तो रीज़न तुम हो। क्यों? वो तो 6 बजे उठ रहा है, मैं तो 5 बजे की उठी हूँ, मैंने सब कुछ करा, तुमने लेट करा है। ये हमें ऐसा सिखाया जाता है। तो वो जो गैस लाइट पर लाइटिंग वाली चीज़ है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी के बाद हो। कई बार आपको पहले से कुछ चीज़ें पैकेज में मिलती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, अच्छा वो भी मैं ये नहीं कह रही कि हमारे पेरेंट्स हमको जानबूझ के कर रहे हैं। उनको ये डर है कि हमने सुना हमारा बच्चा ना सुने, तो हम इसे पहले से अवेयर करवाते हैं कि भाई ठीक है, आप टाइम से उठ जाना, आप ये चीज़ें कर दें। क्यों कर लेना? मुझे तो ये समझ में क्यों सिखा रहे हैं हम बच्ची को ऐसा। हम उन्हें ये क्यों नहीं सिखाते कि बच्चे ठीक है, देखो आजकल हम पढ़े लिखे हैं, सब जनरेशन है, हम उन्हें ये क्यों नहीं सिखाते कि आप ये समझो कि अगर अब्यूज़ हो रहा है तो उसको समझो कि अब्यूज़ है, ये समझने की ज़रूरत है। उसको कंप्लेन करना है, ये समझने की ज़रूरत है। किसको कंप्लेन करना है, क्या करना है, कैसे, भाई ये भी तो समझाओ। अब कई लोग ये भी सोचेंगे शादी से पहले ही नेगेटिविटी लेके क्यों चलनी। भाई नेगेटिविटी नहीं, अवेयरनेस है। हम कहीं अगर विज़िट करने जाते हैं, अगर मैं कहीं सपोज़ मैं बनारस जा रही हूँ, हम 10 बार गूगल चेक करते हैं ना कि बेस्ट प्लेस टू विज़िट, खाने के लिए कौन सी अच्छी जगह है। तो फिर शादी करने के लिए या शादी जब हम कर रहे हैं तो हम ये चीज़ें सोच के क्यों नहीं चलते हैं कि अगर सपोज़ अगर ऐसा हुआ तो हमें कैसे डील करना है, नए घर में जा रहे हैं तो कैसे डील करना है। ठीक है, रीति रिवाज बदलते हैं। और एक कई बार मैं बताती हूँ, चाइल्डहुड जो ट्रॉमा, अभी आप एक राजस्थान की बात कर रहे थे, उससे मुझे अभी एक क्लिक हुआ, बहुत बुरा होता है। मैंने देखा है पर्सनली, इतना गंदा, मतलब नेबरहुड में मैंने देखा था कि अब्यूज़ हो रही थी बहू और बेटे सब बहुत। और आई वॉज जस्ट आई थिंक 12 और 13 ईयर्स ओल्ड, और मैं देख रही हूँ, मतलब उसकी इतनी गंदी छाप मेरे दिमाग में पड़ी कि हम अब कहते थे हमारी शादी ऐसे घर में मत करना जहाँ बेटी हो। क्योंकि मेरा दिमाग उस टाइम पे उस एज में सिर्फ यही कैप्चर कर पाया कि जिस घर में बेटी और बहू आ जाती हैं वहाँ पे सास जो होती है बेटी को फेवर देती है, और दैट इज़ ट्रू। तो मैं तो अपने घर में कहा दिया, और सीरियसली मेरी जिस घर में शादी है वहाँ बेटी नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना लॉन्ग रन करेगा, लेकिन अब मैं कई बार पीछे जाके मतलब होता है ना, कभी फ्लैशबैक में आप जाते हो तो आपको लगता है कि हाँ, वो भले ही वो अब्यूज़ किसी और के साथ हो रहा था, लेकिन उसका फ़र्क देखो मुझ पर भी पड़ा है कि आप कई बार अरे हम ऐसा नहीं करेंगे। कभी आप देखिए, आप फॉरेन में किसी की शादी करवा दो और वो हैप्पीली ना हो तो आपको एक ऐसा लगता है नहीं, हम फॉरेनर से शादी नहीं करेंगे या अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी बैड इम्पैक्ट तो ले लेती है कि ऐसा नहीं करेंगे, उसके रूट कॉज पे नहीं वर्क करते। दिस इज़ द रीज़न। तो ये जो वायलेंस है, कई बार होता है कि परिवार देख के शादी कर दे रहा है आपके किसी लड़के से, लेकिन कई बार लड़कियां जो हैं खुद से लड़का पसंद करती हैं। तो केसेस किस में ज़्यादा आते हैं? देखिए केसेस तो, ये तो टोटल जो गेम है माइंडसेट का है। तो जैसे कि लव मैरिज में ये होता होगा कि आप थोड़ा बहुत माइंडसेट से रूबरू हो गए हो कि सामने वाले नहीं, माइंडसेट इन दैट केस कि हम अगर किसी से लाइक लव और अरेंज को अगर लेके चलें, लव मैरिज वाले और अरेंज मैरिज वाले जो दो लड़के हैं, डिपेंड्स कि उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो कैसी हो रही है। वो समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात को लेट गो करने को कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि ठीक है, बड़ी बात को भी छोड़ दिया जाता है। ठीक, अब लव मैरिज और अरेंज में सिर्फ फ़र्क इतना है कि लव मैरिज में आप पहले से जान रहे हैं लड़के को, आपको उसकी अच्छी बुरी आदतें पता हैं, आप छोटी जो बाद में ये नहीं कह सकते कि तुम सिगरेट क्यों पीते हो, पता था। अरेंज मैरिज में आपको चॉइस मिल जाती है कि भाई आपको पता होता है कि भाई लड़का अगर स्मोक कर रहा है तो आप नहीं करनी शादी। तो अरेंज मैरिज में तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि वो स्मोक कर रहा है कि नहीं। सपोज अगर आप वहाँ पे रीज़न टू बिलीव है ना कि आप पूछ रहे हो
सपोज अगर अरेंज मैरिज हो रही है और आप पूछोगे, जैसे आप देखते होंगे आजकल तो भाई नो स्मोकिंग नो ड्रिंक और ये ऐसा, हमें नॉन मैट्रिमोनियल वेजिटेरियन पे वेजिटेरियन, आजकल तो बिल्कुल। वीगन भी चलने लगा है कि वीगन होना चाहिए। ट्रिशा वाली शादी भी मैट्रिमोनियल के थ्रू ही हाँ, हुई वो थी। मैट्रिमोनियल के थ्रू ही। तो कुछ चीज़ें बस ये है कि आपको विश्वास कर रहे हो आप। अरेंज में बस ये हो जाता है कि यहाँ पे तो मैट्रिमोनियल साइट आपको विश्वास दिला रही है कि जो फैक्ट्स लिखे गए हैं दैट इज़ ट्रू। अब कितने ट्रू हैं वो तो आप, वो कहते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड। अरेंज में और बस ये होता है कि अरेंज मैरिज में कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से आता है रिश्ता, तो आप उस बंदे को बोल सकते हो कि भाई आपने ये बताया था, और उसको आप अपनी चॉइसेस बताते हो कि हमें ऐसा चाहिए या ऐसी लड़की चाहिए। तो बस बाकी फ़र्क उससे नहीं पड़ता। लव अरेंज जिसको जो करना है वो करेगा, वो फिर ये नहीं देखता नहीं मेरी लव मैरिज है मुझे अब्यूज़ नहीं करना है, या मेरी अरेंज है मुझे करना है। इट्स नॉट डिपेंड ऑन दैट। ये तो माइंड सेट है लड़के का या उसकी फैमिली का। तो जो भी फैमिली या फिर जो भी लड़का अगर मारपीट कर रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, किसी भी तरीके से वो अब्यूज़ कर रहा है लड़की को, तो उसका माइंडसेट क्या होता है कि वो क्यों ये सोचता है कि ये कर सकता है वो? देखिए माइंडसेट तो पता नहीं, मैं फिर कह रही हूँ कि अपब्रिंगिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर माँओं ने बेटियों के साथ साथ बेटों को भी ये बताया होता कि भाई जो दूसरे घर से बेटी आ रही है वो भी इस घर का हिस्सा है और वो इक्वली डिज़र्व करती है राइट्स को। कहते हैं लोगों को अपने राइट्स तो सॉरी ड्यूटीज़ भूल जाते हैं, राइट्स क्लेम कर लेते हैं। आपको ये तो पता है वो आ रही है रोटी बनाने आ रही है, नहीं भाई उसको इज्जत भी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट भी डिज़र्व करती है, वो लव भी डिज़र्व करती है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें अपने घर से छोड़ के आपके घर में आ रही है। अब आप ये थोड़ी आप कोई हाउस हेल्प थोड़ी लेके आ रहे हो कि वो आपके सारे काम करेगी या ये सब करेगी। तो माइंड सेट इज़ दैट कि लाइक सपोज आपने अपनी मम्मी को देखा है कि मम्मी ही काम करती आ रही है, पापा ने रूल करा है, कई बार लोग इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब लेकिन नई जनरेशन की औरत फिर मैं कह रही हूँ कि लेकिन कई बच्चों पे ये भी फ़र्क पड़ता है कि मेरे पापा ने मुझे मम्मी को बहुत परेशान किया, मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसे बिहेव नहीं करूँगी, मैं उसे इक्वली हो रहा। अभी जैसे जो आप बोल रहे हो आग की जनरेशन, दे वांट कि वो इक्वली हेल्प करें, हाउस होल्ड हो या फाइनेंशियली हो या जॉब हो, दे वांट कि वो इक्वली करें। बट अब जनरेशन शादी नहीं करना चाहती है, दे डोंट वांट टू मैरी कि भैया हम नहीं शादी करेंगे। कई तो बच्चे मैंने ऐसे सुने देख लिए हैं कि हमने करना ही है। प्रॉब्लम्स देख लिए हैं, इतने सारे केसेस हो गए हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई। और दूसरा एक और चीज़ है, अब जो अब जेंजीज हैं दे सेड कि हमारी कमाई हम दूसरे को पालने के लिए काहे पे वेस्ट करें, हम खुद पे करेंगे ना इन्वेस्ट। हम क्यों किसी को, अगर आप अनमैरिड अनएम्प्लॉयड से शादी करो तो क्यों पालना है, हम खुद को पाल रहे हैं वो काफ़ी है ना, हमें क्यों किसी को पालना है। तो अब जो जनरेशन आ रही है दे डोंट बिलीव इन मैरिजेस, उन्हें सिर्फ रिलेशनशिप रखने हैं, वो चला तो चला, कुछ टाइम बाद लेट चेंज। अब सिचुएशनशिप, बैंचिंग इतने सारे वर्ड्स आ गए हैं कि अब तो मुझे भी कई बार मैं सुनती हूँ, लगता है हम वी वांट टू अपडेट कि ये क्या क्या चल रहा है। तो क्या रीजंस है कि शादियों पे विश्वास उठता जा रहा है? क्योंकि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी तो है। नहीं, रीज़न तो यही है जो देखो आए दिन सोशल मीडिया में आ जाता है या न्यूज़ में आ जाता है कि इसने उसको कर दिया, वहाँ मार दिया, इसमें मार दिया, हस्बैंड को मार दिया। अभी देखो जब इसका हुआ था सोनम वाला जब केस हुआ था, तो उस टाइम पे देखिए कितना ज़्यादा होता है कि भैया नहीं करनी है शादी, या कोई जिंदा लड़का रहा है। उस टाइम पे ये मुहिम एक चल पड़ी थी कि कोई अगर घूम के वापस आ रहा था तो दे हैप्पी कि चलो जिंदा वापस आ गया। तो कई बार सोसाइटी में कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं। जैसे जब निर्भया वाला केस हुआ था, कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनको बस से डर लगता है। निर्भया वाला तो अब तब भी पुराना बता रही हैं, 2012 का है। अभी इसी साल दिल्ली में ही फिर से बस में ही एक लड़की के साथ गैंग हाँ रेप मैंने सुना था हाँ हाँ हाँ। और वो फिर से वही ड्राइवर और वो थे। सोचिए तो मैं वही बता रही हूँ, इतने साल बाद भी सिक्योरिटी के पर्पज से कुछ नहीं बदला है। सिक्योरिटी तो देखो, अगर हम सोचें कि सिस्टम को ब्लेम करें कि गवर्नमेंट आके हमें वो करेगी, मैं यहाँ किसी गवर्नमेंट को, पहली बात तो मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम ही नहीं करती। देखो गवर्नमेंट आपके लिए जरिया बना सकती है, चीज़ें बना सकती हैं, लेकिन उस पर चलना तो हमारा काम है ना। भाई आप मुझे सेफ फील कराओ, मैं आपको सेफ फील कराऊँ। तो वो तो दिल्ली तो खैर दिल्ली से तो ये उम्मीद करना ही बेकार है। तो जो भी मैरिजेस जो है टूटती हैं उसमें सबसे वाइटल रोल कौन प्ले करता है? जो ईगो होता है, चाहे वो महिला का हो या पुरुष का, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स? देखो मेरे हिसाब से तो जो मेरा पर्सनल वो है, ईगो
जो मैंने अपने पर्सनल केसेस में देखे हैं, जो मेरे पास मैंने केसेस है, ईगो बहुत ज़्यादा, मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद ईगो आ जाता है ना। पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं कि इसने ये कहा, उसने, आप उसको अगर ले ओवर भी करो कि चलो ठीक है, ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मलाइज भी करो, फिर ईगो आ जाता है। क्योंकि तब तक इतने ज़्यादा स्टेप्स आप ले चुके होते हो ना, कि सपोज़ किसी ने वाइफ ने कंप्लेंट कर दी या हस्बैंड ने कर दी, फिर वो ईगो आ जाता है, अच्छा मेरी फैमिली के अगेंस्ट, अब देखता हूँ मैं तू कैसे रह लेती है, या तू कैसे मेरे घर में रहेगी। फिर मेल का तो कई बार ये रवैया भी हमने देखा है कि ना तुझे तलाक दूंगा, ना तुझे अपने साथ रखूंगा, परेशान करने के लिए। तो वहाँ पे ये हो जाता है जो ईगो, तो लाइक बहुत ही बुरा है, वो तो किसी का भी हो बुरा ही है, बट ये मैं पर्सनल केसेस के बेस पे बता रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग तो फिर भी कहीं ना कहीं आप कोशिश करोगे तो क्लियर हो जाएंगी। बट अगर ईगो डेवलप हो गया तो वो तो पर्सनली जब तक आपको आपकी विल नहीं गएगी तब तक नहीं, वो कितना जो ही समझा ले, ईगो को शांत नहीं कर सकते आप। अच्छा, ट्रिशा के केस में भी देखे और दीपिका का भी केस देखे, तो मैं देख रही थी इंटरव्यूज़ उनके इन लॉज के, तो वो लोग कोशिश ऐसा कर रहे हैं कि भाई हम इसको डिफेम करें, ड्रग्स लेती है, अबॉर्ट कराया, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट अगर दीपिका का केस देखें नोएडा वाला, तो उनकी इन लॉज ये कह रहे हैं कि भाई वो कैरेक्टरलेस थी, इस तरीके की चीज़ें। तो कोर्ट में जब ये चीज़ें जाती हैं तो कोर्ट इस पे किस तरीके से रिएक्ट करता है? पहली बात तो आप एक जो बेचारा जा चुका है इस दुनिया से, एग्जैक्टली, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन आप कर रहे हो। वो खुद तो उठ के बोलेगा नहीं कि नहीं मैं ऐसा नहीं था, या ड्रग्स शी कंज्यूम सेड, चैट में उसने ये कहा है कि ये लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि वही मैं कह रही नहीं, मैं आफ्टर डेथ की बात, आप जितना मर्जी आप बोलते रहो, अभी वो ड्रग्स की बात आई है तो जो मैं तुषा की बात कर रही हूँ, जो उनकी पहली मेडिकल रिपोर्ट है उसमें तो कोई ट्रेसेस नहीं आए, कोई ट्रेसेस नहीं आए उसमें ड्रग्स के या किसी भी चीज़ के। अगर वो कुछ तो उसका ड्रग्स का बता रहे थे कि उसने बहुत हाई कंज्यूम करा, तो ट्रेसेस क्यों नहीं आए। कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो देखो, जब किसी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं लगता ना कि अभी हम बचे कैसे, जैसे उसकी मदर इन लॉ का मैं भी देख रही हूँ, कंटिन्यूसली वो दो ही चीज़ों पे अटकी हुई हैं, ये बच्चा इनका नहीं था इसलिए इसने अबॉर्ट करवाया, ये ड्रग्स लेती थी और ये हम चाह रहे थे कि बच्ची ठीक हो जाए, बच्ची ठीक हो जाए, बच्ची। भाई आपने क्या प्रयास किया? वो कह रहे हम इसका ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे, मतलब 5 महीने में इतना सब कुछ हो गया। तो अगर इतना ही तुम भाई, मेरे को ये लगता है कि अगर आप वाकई वो इतनी ज़्यादा बुरी थी, इतनी ज़्यादा बुरी थी, तो तुम उसे इसके घर ही छोड़ आते ना। और तुमने कभी क्या कोई कंप्लेंट कराई? मैं एग्जैक्टली वही नॉर्मली हम क्या करते हैं, कई बार हमारे पास अगर ऐसे केसेस में कई बार हस्बैंड अगर आते हैं कि भाई वाई, तो हम बोलते हैं सेफर साइड आप ये कंप्लेंट लॉन्च करवा दीजिए, ताकि अगर कल ये कोई ऐसा स्टेप उठाए, अगर सपोज 1% मान लो कि तुषा ने सुसाइड करा था सपोज, तो भाई आपके पास एक होता ना, देखो हम तो ऑलरेडी जुडिशियल सिस्टम में, मैं वही कह रही हूँ कि बीइंग ए जुडिशियल माइंड आपने ये नहीं अप्लाई करा, अगर आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं आप तो। और दूसरी चीज़, अगर ये मैट्रिमोनियल साइड से इनकी शादी हुई थी तुषा की, तो भाई आप ये सब चीज़ें क्लियर करते हो। और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो मैं देख रही हूँ वीडियोस में जो दिख रही हैं, यार वो मॉडल रह चुकी है, वो एक्टर रह चुकी है, सिर्फ इसलिए कि वो मॉडलिंग, और क्योंकि मॉडलिंग और एक्टिंग को इतना अच्छा हमारी सोसाइटी में अच्छे नज़रिए से नहीं देखते हैं, तो बस इसलिए वो कह रहे हैं कि इस पर अगर हम ड्रग्स के एलिगेशन लगा देंगे शायद तो हम कहीं ना कहीं बच जाएंगे। बल्कि ऐसा नहीं है, मरने के बाद आप किसी का कैरेक्टर ऐसे मत करो यार, या वो उठ के नहीं आने वाला है अपने बारे में बताने के। किस तरीके से डील करता है नहीं, कोर्ट का तो देखो साफ सीधी बात है, किसी के कैरेक्टर, कोर्ट ने किसी को राइट नहीं दे रखा कि आप किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन करो। और पहली बात, अगर आप कर भी रहे हो तो वो जो थी जैसे थी वो उसकी लाइफ थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इसकी वजह से आपकी लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं कर रही, वो डिस्टर्ब नहीं कर रही। और दूसरी बात कि अगर कैरेक्टर एसेसिनेशन आप कर रहे हो, उससे आपके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं वो कम नहीं हो रहे हैं भाई। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है, वो जो कर रही है वो अपना लाइफ कर रही है, आप उसको खुलेआम प्रोस्टिट्यूट नहीं बोल सकते, वो अपनी इच्छा से कर रही है, जो मर्जी कर रही है। बट इट डजेंट मीन्स कि आप उसको ये लांछन लगाओ या उसको टॉन्टिंग करो तो क्या सुसाइड कर लेगी। तो आपका ये कहना तो टोटल वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो जो मर्जी थी, ड्रग्स लेती थी, जो कर रही थी वो कर रही, उससे सुसाइड का क्या मतलब है। सुसाइड करने के लिए उसको बहुत रीजंस चाहिए थे कि उसने क्यों करा, और रीजंस कहीं ना कहीं आप थे,
आप उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, उसे फाइनेंशियली आप उसे वो बाउंड डाउन कर रहे थे कि भाई मुझे ये दे दो, वो दे दो। जैसे दीपिका वाले केस में हुआ कि स्कॉर्पियो दे दो, 50 लाख रुपए दे दो। भाई बंदा क्या करेगा? अगर उसने सुसाइड भी करा है दीपिका ने, क्योंकि मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कुछ कहूँ, बिकॉज मीडिया एंड वी आर नॉट जज और वी आर नॉट कोर्ट कि हमने जो बोल दिया वो हो गया। लेकिन हाँ, हमारी गलत कही हुई बात बहुत आगे तक जा सकती है। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर करा भी है तो रीज़न आप ही हो ना। मैट्रिमोनियल हाउस में रहते हुए अगर कोई बंदा कोई स्टेप उठा रहा है तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं आपके इन लॉज और मैट्रिमोनियल होम के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ही होते हैं। ओके, मैं कुछ फटाफट सवाल आपसे करती हूँ कि जैसे कोई शादी कर रहा है तो उससे पहले उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई ताकि आगे जाके डोमेस्टिक अब्यूज़ जैसी कोई चीज़ ना हो? देखिए, डोमेस्टिक अब्यूज़ तो पहले वो कर पाना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, अगर आप फैमिली बैकग्राउंड चेक कर लो तो दैट्स फाइन कि फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा ज़रूरी है देखना। अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज में जो डिस्प्यूट्स होते हैं क्या अलग अलग होते हैं? बहुत माइनर सा स्लाइड सा डिफरेंस है, सेम ही होता है। प्री मैरिटल काउंसलिंग ज़रूरी है? एक्चुअली आपका माइंडसेट, और सबसे बड़ी बात, आप मैरिज के लिए तैयार हो या नहीं हो, ये भी तो जानना ज़रूरी है। पता चल रहा प्रेशर में कर रहे हो या सिर्फ फैशन में कर रहे हो या सिर्फ वो कर रहा है इसलिए कर रहे हो कि हो नहीं रही है इसलिए कर रहे हो। कई बार होता है ना, आप रेडी नहीं हो शादी के लिए और आपकी फैमिली ने प्रपोजल दिया और आपको लग रहा है चलिए यार इसकी भी होगी उसकी होगी, मैं भी कर लूँ, सीज़न चल रहा है मैं भी कर लूँ। तो इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मानसिक तौर पे, देखो शारीरिक तौर पे तो आप रेडी हो, कई बार होता है मानसिक तौर पे आप रेडी हो या नहीं हो। क्योंकि कई केसेस ऐसे पाए गए हैं, अभी रिसेंटली हमने एक डाइवोर्स करवाया, लड़का गे था, फैमिली प्रेशर में शादी की? फैमिली प्रेशर में शादी कर ली। तो बताइए, बहुत केसेस देखे मैंने, तो लाइफ चली गई, लड़की की लाइफ गई उसके बाद फाइनली डाइवोर्स हुआ है। बहुत केसेस, मतलब ये तो मैं एक बता रही हूँ, मैंने बहुत ऐसे देखे हैं कि जिसमें फैमिली प्रेशर में कर लेते। तो काउंसलिंग होगी तो एटलीस्ट वो काउंसलर से तो खुल के बता पाएगा वो रीज़न। और सबसे बड़ी बात, सपोज मेरे पास रीज़न है कि मुझे शादी क्यों नहीं करनी, लेकिन वो रीज़न मैं अपनी फैमिली को नहीं दे पा रही हूँ, तो एटलीस्ट वो काउंसलर मुझे वो रीज़न और एक वे आउट बताएगा कि किस तरीके से आप इसको हैंडल करें। कपल्स को एक दूसरे से क्या पूछ लेना चाहिए शादी से पहले? कपल्स को एक दूसरे से तो यार ये तो बहुत ही मतलब पर्सन टू पर्सन वाला सवाल है कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। कई लोगों के लिए मैटर मनी करता है, कई लोगों के लिए रिस्पेक्ट करती है। बट आई थिंक रिस्पेक्ट, कि भैया रिस्पेक्ट बरकरार रखना, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि एक बार रिस्पेक्ट चली गई एक दूसरे के लिए तो फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जो है अब्यूज से बचा सकता है किसी भी कपल्स की रिलेशनशिप में? नहीं, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो मतलब बच जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। आपने कोई ऐसा केस देखा है जहाँ पे दोनों ही पीड़ित भी रहे हों और दोषी भी? दोनों पीड़ित, वो उस मैंने एज सच तो नहीं देखा, बट जितनी मेरी स्टडी मैंने करी है वो उन केसेस में ज़्यादा होता है जहाँ फैमिली इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है। मतलब जहाँ बच्चे अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले रहे, फैमिली डिसीजन ले रही है, तो दे बोथ आर विक्टिम, दे बोथ आर एक्यूज्ड। क्योंकि फैमिली चला रही है ना, दे आर पपेट, इसने ये कर दिया तो ये कर, लड़के की मम्मी के अच्छे से नहीं कर दिया वो कर। ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब तो खैर ये केसेस बहुत कम हो गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा होता था जब पेरेंट्स, वो कहते ना कि एक बार माँ बेटी के घर में घुस के घर चला रही होती थी, तो वो केसेस ज़्यादा होते हैं। अब सपोज़ कि एक कंडीशन अज्यूम करते हैं कि एक लड़का है वो भी अब्यूज़ हो रहा है और एक लड़की है वो भी अब्यूज़ हो रही है, तो सोसाइटी दोनों को एक तरीके से देखेगी या अलग नज़रिए से? देखना चाहिए। बीइंग अ लेडी, मैं तो वैसे तो मुझे फीमेल को सपोर्ट करना चाहिए, बट जो मैंने अपने 15 साल के करियर में देखा है कि मेल खुल के सामने नहीं आता है, इसी प्रेशर में कि लोग उसको, सबसे पहली बात तो जज ही बोलेगा भाई यार तुझे किसी ने मार दिया, बी लाइक अ मैन। तो इक्वालिटी, देखो इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि ऑल आर इक्वल, आर्टिकल 14 कहता है इन आई ऑफ लॉ। तो आप अगर ये इक्वालिटी का एहसास बोलने से नहीं होता ना, करवाना भी पड़ता है। तो मेल, अगर मैंने केरला हाई कोर्ट की एक वो पढ़ी थी ऑब्जर्वेशन, उसमें ये था कि वाई शुड ऑलवेज फीमेल्स आर विक्टिम्स, वाई नॉट मैन? बिकॉज मैन कभी सामने ही नहीं आते ना, बताते ही नहीं है, क्योंकि इमोशंस उनके भी होते हैं, इमोशन फीमेल्स के भी होते हैं, लेकिन फीमेल्स रो लेती हैं, आदमी रो नहीं पाता। एक मैं छोटा सा एक आपको एग्जांपल दूंगी। सपोज कोई कपल रिलेशनशिप में है और लड़की ने कंसीव कर लिया, एक्चुअल केस है ये,
और लड़की ने अबॉर्शन करवा दिया। अब जो कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लड़की को परमिशन की ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं चाहती फीटस रखना तो वो अबॉर्ट करवा सकती है, ठीक है। हस्बैंड मतलब अभी तो हस्बैंड नहीं है, कपल है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर लड़का ज़बरन गर्भपात करवाए तो वो क्रिमिनल केस बन जाता है, और फीमेल क्योंकि उसका यूट्रस है वो कुछ भी कर सकती है, और मेल चाहता है कि हम शादी कर लेते हैं बिकॉज हमने कंसीव कर लिया तो हम शादी कर, लेकिन लड़की नहीं चाहती है। अब उस केस में तो आप एक मेल का इमोशनल हरास कर रहे हो ना। और दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है इसके साथ कि बेबी अगर हो जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है उस मेल को, तो कुछ ना कुछ राइट तो उसके भी बनते ही हैं। राइट तो बिल्कुल, मैं वही कहती हूँ ना कि लड़की भले यहाँ बच्चा पाल रही, लड़का यहाँ पाल रहा है। और फिर भी आई हेड्स ऑफ टू ऑल मदर्स कि ठीक है, आप हम भी एक माँ हैं, बट यार मेल को भी तो थोड़ी सी आप एहसास कराओ कि उनके भी इमोशंस होते हैं। तो इसलिए ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन अभी आपने मुझसे पूछा, दैट इज़ कि इक्वली ट्रीटमेंट जब तक नहीं मिलेगा आदमी खुल के आएगा ही नहीं। देखो मेल्स भी तो कई सुसाइड करते हैं, कभी इतना हंगामा होता है। अभी हैदराबाद में केवल सुभाष वाला केस हुआ था, और उसके बाद भी एक और केस हुआ है, मैं नाम मिस कर रही हूँ, उसमें कभी उससे पहले हुआ था वो केस जो, उसमें क्यों नहीं हंगामा करते हो? जैसी महिलाओं का होता है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि भाई फीमेल्स, क्योंकि ये घर छोड़ ज़्यादा के हैं, फीमेल्स केसेस ज़्यादा और शुरू से होती आ रही हैं। बट ठीक है यार, आप एक एरा देखो जब औरतें ही जल के मर रही हैं, औरतें पहाड़ से गिर रही हैं, औरतें पानी में गिर जाती हैं, औरतों के साथ। अब अगर एक आधे केस में औरत ने आदमी को मार भी दिया तो वो चीज़ें बड़ी लाइमलाइट में आ गई हैं कि ऐसा कर दिया है। बट एनीवे, इक्वालिटी तो वो भी डिज़र्व करते हैं। एक रेड फ्लैग जो किसी भी रिलेशनशिप में कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि केयर बिकम पॉजिटिवनेस और पॉजिटिव बिकम कंट्रोलिंग बिहेवियर, और कंट्रोलिंग बिहेवियर जो होता है वो वायलेंट हो जाता है। तो आप ये डिफ्रेंशिएट देख लो कि ये केयर है, पॉजिटिवनेस है, या फिर एक्स्ट्रा केयर हो रही है। ये चीज़ें होती हैं, ये हम भी कई बार मतलब मैं खुद भी करती हूँ कि आप मुझे कभी मना क्यों नहीं करते हो, मुझसे पूछते क्यों नहीं है कि आप जा नहीं रहे। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज, जब मैं कोर्ट में आती हूँ, कि यार नहीं ठीक है यार, आई एम एंजॉइंग माई ओन लाइफ। तो ये दिस इज़ द रेड फ्लैग कि यू हैव टू चेक आउट, ये चेक पॉइंट है कि ये केयर है या पॉजिटिव है। तो क्योंकि एक्स्ट्रा पॉजिटिव ये साइकोलॉजिकली डिजीज़ है, क्योंकि डिजीज़ ही बोलूँगी मैं सिर्फ, क्योंकि आप दिमाग दिल से तो चल नहीं रहे हो, और साइकोलॉजी भी आपकी ये फिट है कि भाई ये कहाँ गई, कैसे गई, किसके साथ बात कर रही है, तो आप इनसिक्योरिटीज़ को डेवलप कर रहे हो अपने अंदर, तो वो एक रिलेशनशिप को बिटर बनाता है। सो थैंक यू सो मच। लास्ट में हमारी व्यूअर्स के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। बीइंग अ लेडी, बस मैं इतना ही कहूँगी, लेडी को सपोर्ट करो, क्योंकि एक लेडी जब किसी दूसरे घर में जाती है तो उसको जो परिचय, जो मैक्सिमम अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड और ससुर, मैक्सिमम लेडीज़ ही होती हैं जो उसकी जीवन में मिठास और कड़वाहट ये वो घोल सकती हैं। क्योंकि आप आज की सोसाइटी में देखो, औरत ही औरत दुश्मन है। तो लेट्स चेंज दिस, औरत ही औरत की सपोर्टर बनेगी तो आई थिंक लाइफ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके लिए मैंने कविता भी लिखी है कि तुम वो स्त्री बनना जिसके पास आने से कोई स्त्री हिचकिचाए नहीं, और तुम वो स्त्री बनना जो किसी और स्त्री के साथ खड़ी होने से डगमगाए नहीं। थोड़ी सी लंबी कविता है, कभी उस पर चर्चा की जाएगी। नहीं, तो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अरुणा जी से, जिन्होंने बताया कि डोमेस्टिक अब्यूज़ होता क्या है और ये किस तरीके से सिर्फ आप पे नहीं आपके पूरे परिवार पर इफेक्ट करता है, इसका आपके दिमाग से क्या कनेक्शन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कोई सुझाव है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।